हाँ अभी इसमें ठीक है दो श्रुति अंकल का फोन ले ವಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಅವರಿಗೆ 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 ದಕ್ಕನೆ ಶೇರ್ ವಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಅವರಿಗೆ ದಕ್ಕನೆ ಶೇರ್ ವಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಅವರಿಗೆ आप अंदर आइए परिवार ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಗಲ್ಲಿದವ್ರ ಸೌಂಡ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಠ್ಠಲದಾಸ್ ಪ್ಯಾಗೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮರೆತವನು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾರ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ, ಮಹಾಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಚರಿತ್ರೆ ನಾವು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈಗ ಮನಿರಾಮ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮನಿರಾಮ್ ಸಾಹೇಬರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು. बहुत ही मान और सम्मान के योग मेरे महापुरुषों की कर्म भूमि, मेरी मातृभूमि, मेरी मातृभूमि के वो सब महापुरुष जिन्होंने हमें जीने की राह सिखाई, मान सम्मान के साथ जीने का जज्बा पैदा किया, उन सब महापुरुषों को सैल्यूट करते हुए बहुत ही मेरे वरिष्ठ साथी बीडी बोरकर जी, हमारे कर्नाटका विधानसभा में साहब कांशीराम जी की मेहनत का रिजल्ट, नतीजा आप कह सकते हैं। हमारे बहुत ही जिंदा दिल इंसान, जिंदा दिल कौम में पैदा हुए ऐसे इंसान हमारे विधायक 1994 से और 99 तक आप रहे। जय भीम का झंडा और नारा बुलंद करने के ऐसा शौक रखने वाले साथी को मैं जय भीम बोलता हूं, मेरा सलाम बोलता हूं। मेरे साथी पंजाब से आए परमजीत जी, साहब कांशीराम जी के भांजे, मेरे बहुत ही दबंग साथी जिन्होंने नौकरी को लात मार के और सामाजिक एक भूखा मरने की रास्ता को चुना, मेरे साथी ताराराम मैना जी, और सब लोग। मैं कुछ साथियों के नाम ले पाने में असमर्थ हूं कि मुझे लगता है कि समय का मुझे पाबंदी मेरे पे भी लागू होती है। जितना बड़ा कार्यकर्ता होता, हम नेता लोग नहीं, हम कार्यकर्ता लोग हैं, उनकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। साथियों, जब हम किसी बच्चे को किसी बात के लिए डांटना शुरू कर दें, क्योंकि मैं शुरू से टीचर रहा हूं, तो बच्चे का बौद्धिक विकास नहीं होगा। अगर बच्चे को छोटे छोटे काम पे सम्मानित करना शुरू कर दें तो वो एक बहुत बड़ा नाम कर देगा। आज वो सम्मानित करने का कार्यक्रम आपके कर्नाटका के, यानी मैं ये कह सकता हूं कि साउथ इंडिया का ये वो है गेट ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कह सकते हो आप। बिदर में जो ये आंदोलन चला है, ये आंदोलन की सीमाएं पार कर गया। ये बिदर का आंदोलन केवल भारत के लोगों तक नहीं, दुनिया के अंदर करोड़ों बाबा साहब उनके चाहने वाले अनुयायियों के पास आज की बात आपकी पहुंच रही है, आपकी बात वहां जा रही है। शर्त क्या है कि हमारे अल्लाह मियां के इकबाल मियां का एक शेर है, खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना, हर तदबीर से आगे खुदा पूछे बंदे से तेरी रजा क्या है। ये बातें तब हम पढ़ते थे 1980 में 79 में, समझ में आती थी।
आज वीर श्याम सुंदर जैसे हमारे महापुरुषों की जयंती मनाते हैं तो आज पता चलता है कैसी शख्सियत हुई है। इन्होंने मनुवादियों को वो बातें कही। एक इनका जो नारा था, खास करके मुझे ज्यादा परिचय साहब कांशीराम जी ने 24 महापुरुषों का चयन किया और उनमें से एक महापुरुष हमारे वीर श्याम सुंदर जी हैं। वीर श्याम सुंदर जी का एक नारा था, ब्राह्मण को काटो बनिया को लूटो, ब्राह्मण को काटो बनिया को लूटो और बराबर तकसीम में दलितों में बांटो। यही नारा था। ये उनकी सोच को दर्शाता है। भारतीय भीम सेना का संगठन करना एक अलग विषय है। मुझे विषय दिया गया कि भारतीय भीम सेना का संगठन या उसका उदय हुआ या उसके बाद आज मैं 2020 के अंदर भी वो बातें आपको लेके आऊंगा, ताकि ये इस बात को कंक्लूड करते वक्त मैं 2-4 मिनट बीच में लूंगा, ज्यादा नहीं, लंबा नहीं करूंगा, आप सुबह से सुन ले हैं। आज का विषय कि क्या दलित सेना, आज जो हमारा झंडा दोबारा से यहां लहराया गया, ये ब्राह्मणवाद का खात्मे का ये गढ़ है। यहां ब्राह्मणवाद का खात्मा यहां से शुरू, आज के दिन से शुरुआत हो गई है। अगर हम 1968 को देखें, 1968 को 52 साल बाद, 1968 के 52 साल बाद हमारे दादा वीर श्याम सुंदर लखनऊ में जाते हैं। ऑल इंडिया SC/ST की बजाय ओबीसी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा करके ही बात करते हैं। क्या बात करते हैं कि ये आंदोलन केवल दलितों का ठेकेदारी नहीं है या शेड्यूल्ड कास्ट की नहीं है। किन लोगों की है कि जब श्याम सुंदर जी ने, वीर श्याम सुंदर जी ने 1956 में देखा कि बाबा साहब को निपटा दिया गया, मार दिया गया, वीर श्याम सुंदर भी इस बात को जानते थे कि मेरे पास भी ज्यादा समय नहीं है और मेरे पास ज्यादा समय नहीं है तो ऐसे कौन लोग हैं जो इसमें साथ दे सकते हैं। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। सबसे पहले जो वो पंजाब में गए और बाबू मंगोराम मंगोवालिया जी, बाबू मंगो सिंह मंगोवालिया कह सकते हैं, बाद में सिंह लगाए थे, सरदारों की आदत ही होती सिंह लाना, बस मंगोराम मंगोवालिया जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किससे मिलके, वीर श्याम सुंदर जी का, उनका मिलके एक बहुत बड़ा काम किया। प्रोविंसिया थी, देश आजाद होने से पहले 9 प्रोविंसी से 8 प्रोविंसी में उन्होंने अपने 8 कैंडिडेट उम्मीदवार जितवा लिए, 9 में से 8। एक बहुत बड़ी जीत थी। वो एक ऐसे जागीर, एक जिंदा दिल इंसान के पास वीर श्याम सुंदर जी गए। दूसरा किसके, पेरियार जी को साथ लिया। पेरियार जी उस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं, आप अध्यक्षता कर रहे हैं। वहां पे कौन लोग हैं, वर्मा जी, बोरकर साहब वर्मा जी, जिन्होंने अर्जक संघ की स्थापना की। अगर अर्जक संघ की स्थापना ना की होती तो उत्तर प्रदेश में कभी भी बहुजन समाज पार्टी का राज नहीं आता। अगर हम ये कहें कि उत्तर प्रदेश में जो वहां मनुवाद का सबसे बड़ा गढ़ है, अगर उस गढ़ में अगर कहीं इस बात का श्रेय अगर कोई जाता है तो 1968 की, 1965 की या 1956 के बाद का जो आंदोलन, ईरा कह सकते हो आप, कि 22 साल बाद 1956 के बाबा साहब के 6 दिसंबर 1956 के बाबा साहब के जाने के बाद और 1975 तक वीर श्याम सुंदर जी जब इस दुनिया से चले गए, तब तक इस आंदोलन को उन्होंने संभाला और बखूबी संभाला और संभाला, इस आंदोलन को नेतृत्व दिया और ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ा जो हमारी परछाई से दूर रहते थे, हमारे जो है झोंपड़ियां इतनी दूर बनती थी। ऐसे लोगों को जाके उन्होंने इकट्ठा करने की कोशिश की। भारतीय भीम सेना का आंदोलन कोई मामूली आंदोलन नहीं था। बाद में दलित पैंथर बनी, जोगेंद्र कबाड़े वो लोग किए जो कुछ भी किए, मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता, आप पढ़ सकते हैं। बाद में दलित सेना भी बनाई एक साथी ने, एक भीम आर्मी भी आजकल चल रही है। आज हम इस चर्चा, अगर भीम सेना की चर्चा करते हैं, भारतीय भीम सेना की चर्चा करते हैं, तो दलित आंदोलन की या बहुजन आंदोलन की चर्चा करते वक्त इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज स्थिति क्या है,
हमारे 3 महापुरुषों ने 3 बड़ी भविष्यवाणी की। आपको नाराज होने की जरूरत नहीं। देश हमारा है, हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। शासक हम नहीं है, लेकिन अब शासक होने वाले हैं। ये क्यों होने वाले हैं? हमारे 3 महापुरुषों की भविष्यवाणी आप याद कर लो। पहला 13 अप्रैल 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी। कहां से आए गुरु गोविंद सिंह? पंजाबी नहीं जानते थे। कहां से आए? बहुत सारे बौद्ध विहार थे, बहुत सारे बौद्ध विहार थे, बौद्ध मठ थे। कौन सा एरिया वो? गुरु गोविंद सिंह बिहार से आए थे। कहां आए? आनंदपुर साहब। आनंदपुर साहब में आके उन्होंने एक खालसा पंथ की नींव रखी, और खालसा पंथ की नींव रखते वक्त एक बात कही, राज बिना ना दम चले है, दम बिना सब दले मले हैं। खालसा पंथ, खालसा मतलब खालिश होते प्योर, बिल्कुल एक प्योर खालिश, एक ऐसा पंथ की स्थापना की 300 साल पहले। और उनके उस कर्मभूमि से उनके सारे लड़ाई झगड़े सारा कुछ हुआ, राजपाट की सारी धार्मिक युद्ध उन्माद सब कुछ हुआ। वहां से एक बालक जन्म लेता है उस आनंदपुर साहब की धरती से। उसका लालन पालन उसी पृष्ठभूमि में होता है, उसी जगह होता है। वो नौकरी देहरादून करते हैं, पुणे आते हैं। पुणे में एक रेलवे लाइन के साथ साथ कुछ लड़कियां लेके खड़ी है, मोमबत्ती लेके खड़ी है। उनका एक साथी है, आप लोग जानते हो, दर्जन 4थे दर्जे कर्मचारी बेसिक राव, लेकिन वो साथी होते उसमें दर्जे नहीं देखे जाते, दीना बाने। उनको साथ लेके निकलने हैं। वो पूछते हैं, दीना बानो, ये जो है आपके हमारे है पंजाब में गुरु पूर्व होता है, उस टाइप का कोई यहाँ ऐसा फंक्शन है क्या? नहीं साहब। तो क्या है? वो बता नहीं पाते तो साथ में जाते इतने वो 18-20 साल की लड़कियां आगे चारों तरफ जुर्मुट डाल के ऐसे घुमा, उसको उनके चारों तरफ घूम जाती है। को तो बाबूजी 2 रुपए दो, आप मेरे झोपड़ी में चलो, मेरे घर पे चलो। उन्होंने कहा नहीं। बातों में पता चलता है कि वो सारी की सारी लड़कियां पंजाब से महात्मा गांधी जिन वाल्मीकि समाज के लोगों को, सफाई कर्मचारियों को माइग्रेट करके पुणे लेके आया था, उन समाज की वो बेटियां थी। जब उन परिवारों से कांशीराम जी मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम तो पंजाब के हैं। कांशीराम जी कहते हैं मैं भी पंजाब से हूं यारों, लेकिन इतना घृणित काम तो नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है द कैंडलगढ़, आप सभी साथियों ने पढ़ा होगा। वो रात उनको कांशीराम जी को नौकरी छोड़ने को मजबूर करती है, और नौकरी छोड़ के वो 1964 से लेकर 1971 तक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में काम करते हैं, आरपीआई में। आरपीआई का समझौता होता है कांग्रेस के साथ 1971 में। 1971 के चुनाव में 521 विधानसभा सीट लोकसभा सीट है। एक सीट पे आरपीआई लड़ेगी, 520 सीट पे कांग्रेस लड़ेगी। कांशीराम जी ने कहा 520 पे गांधी लड़ेगा, 1 पे अंबेडकर लड़ेगा। ऐसा समझौता हम ठीक नहीं मानते। महाराष्ट्र के महार साथी उस वक्त जो कहते थे युति जाली, उसको युति जाली, ऐसे बोलकर साहब युति जाली बोलते, युति जाली पर बहुत चांगी युति जाली हुई है, तो बहुत बढ़िया हुई है साहब। कांशीराम जी के पास एक थैला था, उन्होंने लटकाया और वहां से गाड़ी में बैठ लिए। गाड़ी में बैठने के बाद उनके पास में एक समस्या थी कि कांशीराम जी की पार्टी को बचाया जाए। आरपीआई ने, क्योंकि तब तक 7 साल हो गए थे काम करते हुए, बाहर निकल के उन्होंने सोचा कि मैं आरपीआई को नहीं बचा सकता, क्योंकि मेरी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है। तो मुझे कांशीराम जी ने सोचा मुझे बाबा साहब के आंदोलन को बचाना चाहिए या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को बचाना चाहिए, आरपीआई को बचाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब की वो प्रोडक्ट था। हमारे लोग है ना भावना में बह जाते हैं, वो कहते हैं कांशीराम की बहुजन समाज पार्टी है। अरे कांशीराम जी बहुजन समाज पार्टी है तो कांशीराम जी का मर्डर मायावती ने किया, तो कांशीराम जी बहुजन समाज पार्टी कहां रहेगी? कांशीराम जी का मर्डर करती है मायावती, हम उसको आरती लगाते हैं, उसकी मोमबत्ती लगाते हैं। कांशीराम जी के सामने भी ये संकट था जो आज के इस दिन हमारे सामने एक संकट है। उन्होंने कहा क्या करें, कहां जाएं? ट्रेन में बैठे, आजकल 32 घंटे लगते हैं सर दिल्ली आते हैं आपको, उसमें 38 घंटे लगते थे। 38 घंटे में वो सोचते रहे। उन्होंने कहा नहीं, मैं आरपीआई नहीं बचा सकता, लेकिन बाबा साहब के आंदोलन को बचा सकता हूं, मुझे उनकी विचारधारा को बचाना होगा। 1971 से लेकर 1978 तक उन्होंने बहुत सारा अध्ययन किया, लोगों से मिले, एक आदमी से मिले, एक कर्मचारी से मिले। नौकरी 1964 में छोड़ चुके थे, और
78 में आते आते उन्होंने हमसे बनाई बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन, वो सब आप जानते हैं, आप सबको बताने की जरूरत नहीं, वो उस संगठन को उन्होंने बनाया। और मनुवाद की चूल्हे ही लगी पहले ही सम्मेलन में, बुरी तरह से बुखला गया, मनुवाद के बस की बात नहीं रही कि व्यक्ति अब हारने वाला है नहीं। और 3 बड़ी बड़ी कसमें ली, मैं पूरी जिंदगी शादी नहीं कराऊंगा, आई गॉट नॉट मैरी। किसने कही? श्याम सुंदर ने कही, साहब कांशी राम जी ने कही, मैं कभी शादी नहीं कराऊंगा। शादी कोई बुरी बात थोड़ी है। उनको पता था कि मैं शादी कराऊंगा, मेरी बहुत सारी जिम्मेवारियां होंगी, पारिवारिक जिम्मेवारियां होंगी, मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उन्होंने कहा मैं शादी नहीं कराऊंगा। दूसरा, मैं जन्मभूमि नहीं जाऊंगा, यानी जिस मां ने मेरे अपने घर में जन्म दिया है, कब तक नहीं जाऊंगा? जब तक इस देश को उनको हुक्मरान नहीं बना देता, शासक नहीं बना देता, मैं अपने मां बाप के पास जाके उनको नमन नहीं करूंगा, उनके पास नहीं जाऊंगा। दूसरी कसम। तीसरी कसम क्या ली? कि मैं एक पैसा भी, मेरे पास में कोई बैंक बैलेंस नहीं होगा, कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, एक पैसा मेरे पास नहीं होगा। ये तीसरी सबसे बड़ी कसम ली साहब कांशी राम जी ने। किसके कारण? उस घोषणा के कारण। किसके? जो गुरु गोविंद सिंह ने घोषणा की थी कि राज बिना ना धन चले है, धन बिना सब गले मिले हैं। एक और की, चोर मरासी दुष्ट जन बांधर बनिया साहब नहीं रहेंगे जगत में। 1900 के बाद गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 में ये कही। अब भाई एक बात तो, इतना बड़ा संत भी था, योद्धा भी था, उसको 300 साल बाद की बातें क्यों कहनी पड़ी? 1999 कब होता है? 1 साल प्लस का 2000 के बाद 20 साल। हम 20 साल लेट हैं। किसकी वजह से? गुरु गोविंद सिंह का यहां गुरुद्वारा है। उन्होंने घोषणा की कि चोर समझते हो? ठीक, झूठ बोलने वाला, ठगी करने वाला, कि मैं तुम्हें ना बहुजन कल्याण के लिए जमीनें दे रहा हूं, ये करो, इस टाइप के लोग भी रहे ना, है ना? झूठ बोल के आपको बेवकूफ बनाने वाला, पैसे लेके ठगी मारने वाला, ऐसे लोग, चोर मरासी, झूठे गुणगान करने वाला, दुष्ट जन, पापी दुष्ट, जिसको आप क्या बोलोगे? दुष्ट को आपके कन्नड़ भाषा में क्या बोलते हैं? दुष्ट बोलते हैं, दुष्ट। चोर मरासी दूसर बामन का मतलब ये ब्राह्मण, बनिया जो व्यापारी वर्ग है, और साधु लोग, आशाराम गुरुराम जैसे लोग नहीं रहेंगे। 1900 के बाद, 1999 के बाद ये गुरु गोविंद सिंह ने कहा। 18 मार्च 1956 को आगरा में भारतीय भीम सेना के फाउंडर सदस्य रहे एक्स एमएलसी मारुति जी माले आपको संबोधित किया है। मैं उनसे विनती करता हूं कि बी श्याम सुंदर जी का जो कारवा है उसको भारत देश भर राष्ट्रव्यापी करने के लिए भीम सेना को रीऑर्गेनाइज किया जाए। इसलिए मैं मनीराम साहब से, जो हरियाणा से आए हैं, मैं उनसे विनती करता हूं कि भारतीय भीम सेना को रीऑर्गेनाइज करने के लिए नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर हम मनीराम साहब को चॉइस कर रहे कि वो मारुति जी माले उनको झंडा देकर इसका रीऑर्गेनाइज किया। और इसका साथ हमारे अशोक मार्गे सर है और सुनील डोले सर एक और कोऑर्डिनेटर के तौर पर रहेंगे। इनको भीम सेना का ध्वज देकर इसको रीऑर्गेनाइज किया है देश राष्ट्रव्यापी के लिए। इसमें जो सिंबल लिया है भारतीय भीम सेना का, वो 1928 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का सिंबल रहा है। उसको बाद में भारतीय भीम सेना के अंदर लिया, उसमें हल का है, हल का एक चित्र है और बाण का है और हथौड़े का चित्र है। ये जो ध्वज है, ये ध्वज आज मनीराम साहब को देकर नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पे उनको जयंती कमेटी के माध्यम से अपने एमएलसी मारुति जी माले उनका ध्वज देकर इसको रिवाइव कर रहा है। సమాంతర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి.